एक गांव में संपत नाम का 20 साल का आदमी रहा करता था। संपत एक यतीम था जो गांव के चौधरी के ढाबे पर खाना बनाने का काम किया करता था। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ संपत, ग्राहक टेबल पर खाली बैठे हुए हैं। आज मैं दाल मखनी की अलग रेसिपी बना रहा हूँ चौधरी जी, देखिएगा आज की दाल खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे उंगलियां चाटने के बाद में देखना, पहले जाकर उन्हें दावत लेकर आओ। बस चौधरी जी थोड़ी देर और रुक जाइए, अभी 5 मिनट में सारे ग्राहकों को दावत खिलाता हूँ। चौधरी रसोई घर से बाहर चला गया। कुछ वक्त बाद संपत ने ग्राहकों को खाना दे दिया। संपत के हाथ के बनी हुई दाल मखनी सभी ग्राहकों को बेहद पसंद आई। उन्हीं ग्राहकों में अर्जुन चौधरी के पास आकर बोला, आज की दाल मखनी का कोई जवाब नहीं चौधरी साहब, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ अर्जुन, मेरे ढाबे का खाना ही इतना अच्छा बनता है, लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब, आपकी बीवी तो बस आपके बगल में बैठी हुई पैसे गिनते रहती है। दावत तो अपने गांव का संपत बनाता है, उसकी तारीफ करने में क्या आपको बुरा लगता है क्या? इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। चौधरी नाराज होकर अपनी बीवी रुक्मणी की ओर देखते हुए बोला, देख रही हो तुम, कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम भी किचन में संपत का हाथ बटा लिया करो। मैं एक बार में एक ही काम कर सकती हूँ। मैं या तो पैसे गिन सकती हूँ या फिर रसोई घर में कुर्सी पर बैठ सकती हूँ। तुम बिल्कुल बेवकूफ की बेवकूफ रहोगी। जरा सोचो, कल को ये संपत हमारा ढाबा छोड़कर चला गया तो क्या होगा? लोगों को उसके हाथ के बने हुए दावत का स्वाद लग गया है। इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि ये दावत उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है, लेकिन तुम मेरी बात को समझती नहीं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये ख्याल तो मेरे मन में आया ही नहीं। कल से मैं भी संपत के बगल में कुर्सी लगाकर बैठी रहूंगी। अगले दिन संपत जब ढाबे पर आया तो चौधरी संपत की ओर देखकर बोला, संपत, आज से मेरी बीवी भी तुम्हारे साथ रसोई घर में रहेगी। चौधरी साहब, मालकिन को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं हूँ ना दावत बनाने के लिए। जितना बोला है उतना करो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है चौधरी साहब, जैसे आपकी मर्जी। रुक्मणी उस दिन के बाद संपत के साथ रसोई घर में बैठने लगी। कुछ दिन बाद चौधरी ने सभी ग्राहकों को यकीन दिला दिया कि जो खाना उसके ढाबे में दिया जाता है वो खाना उसकी बीवी रुक्मणी बनाती है। एक दिन संपत काम पर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी वहाँ पर चौधरी आ गया। चौधरी साहब आप? मैं तो ढाबे पर ही आ रहा था। मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि अब तुम्हें मेरे ढाबे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तो बहुत मेहनत से दावत बनाता हूँ और मैंने कभी आपको शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता संपत, तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे का नाम बदनाम होता जा रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? जहाँ तक मुझे याद है, जब से मैं ढाबे पर काम कर रहा हूँ तब से आपका ढाबा पहले से ज्यादा चलने लगा है। हाँ, ज्यादा चलने लगा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे नाम पर। अगर मैं कुछ दिन तक तुम्हें और काम पर रखता तो शायद मुझे मेरे ढाबे का नाम चौधरी ढाबा बदलकर संपत ढाबा हो जाता। ऐसा मत कीजिए चौधरी साहब, मैं एक अनाथ हूँ और मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। वो तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास भी कहीं दिखे ना तो टांगे तोड़कर कस्बे से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर चौधरी नाराज होकर वहाँ से चला गया। संपत बेरोजगार हो गया। थक हार कर संपत गांव के मुखिया के पास चला गया। मुझे सब पता है संपत कि चौधरी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम तो जानते हो कि चौधरी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और पैसे वाला है। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया जी, मैं आपसे चौधरी से लड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। आप तो जानते हैं मुखिया जी कि मैं एक अनाथ हूँ। कुछ साल पहले ही मुझे मेरे मम्मी पापा अकेला छोड़कर चले गए हैं और मैं कस्बा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं सिर्फ दावत बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे बावर्ची थे। मुखिया जी, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं भी अपने कस्बे में अपना खुद का ही ढाबा खोलना चाहता हूँ। आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं क्या? जब मेरा ढाबा चलने लगेगा तब मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, गांव में मेरी जो खाली जमीन पड़ी है तुम वहां पर अपना ढाबा खोल लो।
उसके लिए जितने भी पैसे लगेंगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मुखिया की बात सुनकर संपत खुश हो गया। संपत बड़ी मेहनत से खाली जमीन पर ढाबा बनाने में जुट गया। जी तोड़ मेहनत के बाद संपत ने वहाँ पर ढाबा बनाकर तैयार कर लिया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर ग्राहक आने लगे और यही बात चौधरी को परेशान करने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ रुक्मणी। उस बेवकूफ ने अपना ढाबा कस्बे में खोल दिया है। लोग अभी मेरे ढाबे पर कम, उसके ढाबे पर ज्यादा आते हैं। आपके अंदर तो लोमड़ी के जैसे बुद्धि है। उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए और उसका ढाबा बंद करा दीजिए, समझे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे अपनी लोमड़ी जैसी अक्ल से कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। चौधरी ने बड़ी चालाकी से एक ग्राहक को अपनी बातों में ले लिया। वो ग्राहक संपत के ढाबे पर चुपके से खाने में चौधरी की लाई हुई दवाई फेंक आया। उस दिन जिसने भी संपत के ढाबे का खाना खाया उसका पेट खराब हो गया। अगले दिन संपत के ढाबे के सामने गांव के लोगों की भीड़ लग गई। एक आदमी नाराज होता हुआ संपत से बोला, तुम्हारा ढाबा क्या चलने लगा? तुम अपनी औकात भूल गए? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या किया है? कल मैंने तुम्हारे ढाबे पर दाल खाई थी, तब से मेरा पेट खराब है। और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सब का पेट खराब है। उन सब के जिम्मेदार तुम हो। तुमने जरूर दावत में कुछ न कुछ मिलाया है। आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने दावत में कुछ नहीं मिलाया है। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे ढाबे पर दावत करने नहीं आएगा। अपना दावत बनाकर खुद ही खा लेना। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया और संपत आंखों में आंसू लिया हुआ अपने ढाबे पर बैठ गया। संपत फिर से बेरोजगार हो गया। कुछ दिनों के बाद संपत के ढाबे पर खिया आकर बोला, संपत, तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे वो मुझे कब लौटाओगे? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मेरे ढाबे पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। वो सब मुझे नहीं पता संपत। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज सहित। मुखिया की बात सुनकर संपत बुरी तरह से चौंक गया। हमारे बीच ब्याज की तो बात कहीं नहीं हुई थी। मैंने कहा था तुम सुन नहीं पाए होगे। परसों तक अगर मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारा मकान भी तुमसे छीन लूंगा और उसे बेचकर अपने पैसों की भरपाई करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मैं अनाथ हूँ। आप अगर मुझसे मेरा घर ही छीन लेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हें 2 दिन का वक्त दे देता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद मुखिया ने संपत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका ढाबा भी तोड़ दिया। संपत आंखों में आंसू लिए हुए एक हाईवे के घने दरख्त के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। संपत को रोते हुए सुबह से शाम हो गई। तभी उसने देखा कि उस दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, जिसके ऊपर एक चील बराबर मंडरा रही थी। इस चील को भगाना होगा, नहीं तो ये उसका घोंसला तोड़ देगी। मेरा घर बचाने के लिए तो कोई भी कस्बे वाला नहीं आया, लेकिन मैं उस बेजुबान प्राणी का घर इस चील को तोड़ने नहीं दूंगा। संपत ने उस चील को वहाँ से भगा दिया। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। उस घोंसले पर बैठी हुई फाख्ता संपत के पास आकर बैठ गई और एक तेज धमाके के साथ वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। कौन हो तुम? सालों पहले एक श्राप के कारण मुझे फाख्ता बनाकर इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम उस चील को नहीं भगाते तो वो चील मुझे मारकर मेरा घोंसला तोड़ देती। वो एक चील के रूप में राक्षस था। लेकिन तुम फिर अपने असली रूप में कैसे आ गई? मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा आदमी तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा। और देखो, मैं आजाद हो गई। तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बस तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। एक घर था, वो भी तुमसे छीन लिया गया, लेकिन कोई बात नहीं। तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है वही घोंसला तुम्हारा घर होगा और इस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ घोंसला रेस्टोरेंट होगा। इतना कहकर उस खूबसूरत लड़की ने अपना हाथ घोंसले के सामने कर दिया। तभी एक तेज धमाके के साथ वो घोंसला एक रेस्टोरेंट में बदल गया।
जिसकी सीढ़ियाँ बहुत ही सुंदर लकड़ियों से बनी हुई थीं। ये घोंसला रेस्टोरेंट आज से तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। जब भी तुम्हें कोई यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर वो खूबसूरत लड़की वहाँ से गायब हो गई। संपत उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। उसने देखा कि वो रेस्टोरेंट अंदर से किसी 5 स्टार होटल जैसा था, जहाँ पर एक से एक महंगी टेबल रखी हुई थी और एक 5 स्टार होटल की ही तरह हर सुख सुविधा वहाँ पर मौजूद थी। कुछ देर बाद संपत वहाँ पर आराम की नींद सो गया। अगले दिन संपत नाश्ता करके नीचे उतरा ही था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुक गई। उसमें से एक खूबसूरत इंसान बाहर निकला और बोला, ये किस तरह का रेस्टोरेंट है भाई? इस सब के रेस्टोरेंट्स तो मैंने सिर्फ बाहर के देशों में देखे, लेकिन वो भी तस्वीरों में। ये मेरा रेस्टोरेंट है, घोंसला रेस्टोरेंट। मेरे रेस्टोरेंट में हर तरह की दावत मिलती है। क्या तुम मुझे अपना रेस्टोरेंट दिखा सकते हो? दिखाना क्या है मालिक, आप मेरे पहले ग्राहक हैं। आपके लिए आज का खाना मुफ्त है। संपत ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया। खाना खाकर वो आदमी उंगलियां चाटते हुए बोला, यकीन मानो, मैंने एक से बड़े एक 5 स्टार होटल में खाना खाया है, लेकिन इससे ज्यादा लजीज खाना मैंने अपने जिंदगी में नहीं खाया। मैं बहुत बड़ी कंपनी में एडवर्टीजमेंट का काम करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। तुम्हारा रेस्टोरेंट मशहूर हो जाएगा और यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। वो आदमी मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन उस रेस्टोरेंट में शहर से आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में बहुत बड़े बड़े नेता, पत्रकार और बहुत से रईस खानदान के लोग थे। संपत का घोंसला रेस्टोरेंट कुछ ही महीनों में पूरे इंडिया में छा गया और यही बात चौधरी और मुखिया को बेहद परेशान कर रही थी। तुम सिर्फ नाम के मुखिया हो, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हुआ। तुमने जितना बोला था उससे ज्यादा करके दिखाया था मैंने। अरे तुमने तो सिर्फ उसे अपने ढाबे से निकाला था, मैंने तो उसका मकान भी उससे छीन लिया था। अगर उसकी किस्मत ही इतनी अच्छी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब इन बातों से क्या लेना देना मुखिया। उसके घोंसला रेस्टोरेंट में शहर के रईस लोग आते हैं और कस्बे के लोगों को वो अपने घोंसला रेस्टोरेंट में मुफ्त में खाना खिलाता है। वो सबको रोजगार दे रहा है और तरक्की कर रहा है, और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि उनके घोंसला रेस्टोरेंट में आग लगा दूं। तो फिर देर किस बात की है? चलो चलकर आज रात ये अच्छा काम कर देते हैं। मुखिया और चौधरी पेट्रोल लेकर संपत के रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। उन्होंने उसके रेस्टोरेंट पर पेट्रोल छिड़का, मगर जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, अचानक उनके जिस्म में बुरी तरह से जलन होने लगी और वो बुरी तरह से चीखने लगे। संपत और सारे ग्राहक रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। अरे आप दोनों को क्या हुआ? आप दोनों चीख क्यों रहे हैं? हमें माफ कर दो संपत, हम तुम्हारे घोंसला रेस्टोरेंट में आग लगाने के लिए आए थे, लेकिन हमने जैसे ही आग लगाने की कोशिश की हमारे जिस्म में जलन महसूस होने लगी। आज तो आपने ये गलती कर लिया मुखिया जी, लेकिन आज के बाद इस गलती को कभी भी मत करना। तभी उस घोंसला रेस्टोरेंट के अंदर से एक भारी आवाज आई, इन दोनों से कहो कि अब ये गांव छोड़कर चले जाए, नहीं तो उनके जिस्म की जलन दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। मुझसे ये कहा गया था कि अगर कोई भी इस घोंसला रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मुखिया और चौधरी ने संपत की बात मानने में ही भलाई समझी। वो दोनों रात ही रात गांव खाली करके भाग गए। संपत आज भी घोंसला रेस्टोरेंट चलाता है। रीना और टीना दो अनोखी जुड़वा बहनें थी। दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। उन दोनों की बेहद जमती भी थी। अनाथ होने के कारण दोनों गरीबी में जी रही थी और घर चलाने के लिए प्रधान के यहाँ काम करती थी। आज वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी। मुझे अब और काम नहीं करना प्रधान के यहाँ टीना। भले ही उसके यहाँ काम करते हैं, लेकिन अपने मेहनत के पैसे लेते हैं। जब भी उससे पैसे मांगो तो वो इनकार कर देता है। गुस्सा क्यों होती हो बहन? आज जाकर मैं उनसे बात करूंगी कि वो हमें पैसे दे दें। आप मन की बहुत कोमल हो दीदी। तुम भी जानती हो कि कस्बे में कई वर्षों से महामारी फैली हुई है।
और दवाई सिर्फ प्रधान जी के पास है, तो हमें भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए ना। अब 5 मिनट ही बड़ी है मुझसे, इसीलिए मैं आपकी बातें सुन लेती हूँ। अगर मैं बड़ी होती ना तो मैं अभी उससे पैसे निकलवा लाती। हाँ, ये तो है। प्रधान अपने घर में एक रसायन तैयार कर रहा था। आज फिर इन्हें अनाज पर छिड़क दूंगा और कस्बे वालों को दे दूंगा, और जब वो बीमार हो जाएंगे तो उन्हें दवाइयों के बदले अपने पास काम कराऊंगा। ये कस्बे वाले सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं, और ये महामारी मैं कभी जाने नहीं दूंगा। रसायन तैयार हो चुका था और प्रधान खेतों की तरफ उसे छींटने के लिए जा रहा था। उसे कस्बे की महामारी का कारण प्रधान ही था। जिस तरह वो खेतों में उस रसायन को छिड़क रहा था, बिल्कुल उसी तरह पिछले 2 साल से उस छिड़काव ने पूरे कस्बे को महामारी से ग्रसित कर दिया था। उस महामारी के बदले वो कस्बे वालों से ज्यादा पैसे लेता था। कभी भी ये कस्बा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बढ़ूंगा तो सिर्फ मैं। प्रधान वहाँ से घर चला जाता है और एक दिन टीना और रीना सुबह सुबह उसके घर काम करने आती है। काम करने के बाद वो दोनों गई प्रधान के पास पैसे की बात करने। प्रधान जी, वो पैसों को लेकर जरा चर्चा करनी थी। टीना, मैंने कहा था ना कि पैसे मैं इस महीने नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुझे कस्बे के लोगों के लिए दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। मैं सारे पैसे अगले महीने दे दूंगा। और हमें जो पैसों की जरूरत है उसका क्या? तो क्या तुम लोगों से बढ़कर हो क्या? बेकार के तर्क मत दीजिए प्रधान जी। कस्बे से बड़े नहीं हैं, लेकिन कस्बे का हिस्सा जरूर है। और हम दोनों को खाने का अभाव हो जाएगा तो क्या आप उसकी जिम्मेदारियां लेंगे? अब तक मैं प्यार से बातें कर रहा था, पर अब सुनो, मैं तब तक तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा जब तक मैं कस्बे वालों के लिए दवाइयाँ ना बनाऊं। प्रधान जी, आप बस हमें इस महीने के पैसे दे दीजिए। हम बेहद कठिन परिस्थिति में हैं प्रधान जी। ठीक है टीना, तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं। आना भी किसे है? प्रधान टीना के हाथों में पैसे दे देता है। वो दोनों वहाँ से घर लौट आते हैं। टीना बेहद चिंता में थी। अपनी बहन के चेहरे पर चिंता देखकर उसने सोचा, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठी हो दी? तुम अभी समझ नहीं पा रही हो रीना। अगर हमें कभी परेशानी हुई तो दवाई तक नहीं मिलेगी, और काम न होने के कारण पैसों का अभाव पहले से ज्यादा है। तो हम कहीं और काम कर लेंगे ना। कहीं और? कस्बे में अधिकतर व्यापार प्रधान जी के हाथों में है, और हमारा बैर भी उन्हीं से हुआ है। और कोई ऐसा भी नहीं है कस्बे में जिसके घर में हमें काम मिल सके। हाँ दीदी, सबके सब इस रोग से ग्रसित रहते हैं और प्रधान जी के आभार से दबे हुए रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुमने गलत किया है, लेकिन हमें अब आगे क्या करना है वो तो सोचना पड़ेगा ना। रीना ये बात सुनकर बेहद परेशान हो गई कि उसके हट के कारण दोनों बहनों को अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और उन दोनों बहनों का पैसा पूरी तरह से खत्म हो गया। घर में राशन अब बिल्कुल भी नहीं बचा था। आखिरी भोजन बचा था जो रीना ने टीना को लेकर परोसा। तुमने खाना खा लिया? मैंने तो पहले ही खा लिया था दीदी, जब आप काम ढूंढने के लिए निकली थी। अच्छा, अब आप इसे खा लीजिए। और मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया, इसीलिए कम ही बचा है दीदी। अरे पगली, तू और खा लेती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कल से हमें क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। हाँ दीदी, राशन तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तभी घर के बाहर एक भिक्षुक आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा जी। कल्याण वस्तु, कुछ भिक्षा हो तो दे दो बिटिया। बाबा, भिक्षा तो तनिक भी नहीं है घर में। थोड़ा खाना बचा था, वो मैंने दीदी को परोस दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। ऐसा क्यों कहती हो रीना? कोई ब्राह्मण या भिक्षुक आए तो उसे हमें इस तरह नहीं लौटाना चाहिए। पर दीदी बड़ी मोहब्बत है तुम दोनों में। एक प्यार के कारण अपनी भूख मारकर बड़ी बहन को खिलाती है, और बड़ी बहन छोटी बहन धर्म का मार्ग दिखाती है।
छोटी का प्रेम अनोखा है और बड़ी का धर्म ऊंचा है। बहुत अच्छी बात है। बाबा, आपने तो घर की परिस्थिति बिना देखे ही जान ली और मेरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है बेटा। प्रेम से ऊंचा और कोई धर्म नहीं। भिक्षुक भोजन समाप्त करने के बाद उन दोनों बहनों से कहता है, मैं तुम दोनों की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? बाबा, इस गांव में एक महामारी फैली हुई है जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है पिछले 3 वर्षों से। बस आप उसे ठीक करने का कोई मार्ग बता दिए। वो भिक्षुक कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों जुड़वा बहनों को एक ढाबा दे देता हूँ। तुम दोनों इसमें जो भी खाना बनाओगे वो लोगों को ठीक कर देगा और उनकी सेहत में वृद्धि लाएगा। लेकिन क्या बाबा? ये तभी हो पाएगा जब कोई साफ मन से और दया भाव को समझने वाला उस खाने को खाए। अगर कोई पाखंडी उसका प्रयोग करेगा तो उसकी सारी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे बाबा। तभी जहाँ पर उन दोनों की कुटिया थी उसके सामने ही एक ढाबा प्रकट हो गया और वो भिक्षुक मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गए। चलो दीदी, अब हम इस ढाबे में काम शुरू करते हैं और लोगों की महामारी खत्म कर देते हैं। हाँ, अब तुम्हें और मुझे किसी भी मजबूरी में नहीं जीना पड़ेगा। दोनों बहनें अपने ढाबे में काम करती हैं और कुछ ही दिन में पकवान बन जाते हैं। ढाबे को देखकर मालती और अमृता वहाँ आ जाती हैं। अरे टीना, क्या बात है, ये ढाबा कहाँ से हो गया? हाँ, मानो कोई जादू हो गया हो। अरे मालती मौसी, खाकर देखिए, आपका जो सारा रोग है ना सब ठीक हो जाएगा और इसके लिए पैसे भी नहीं देने हैं आपको। हाँ, बस सबका खाना यहीं से ले जाइएगा। जितना आपके खाने का खर्च है उसी खर्चे में हम आपको ढाबे में खाना खिलाएंगे। अच्छा, क्या सही में? लाओ, तब खिला दो हमें भी। टीना और रीना ने उनके खाने के लिए 2 प्लेट लगा दिए। जैसे उन्होंने खाना खत्म किया, अम्मा के शरीर के सारे रोग ठीक हो गए और दोनों को एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। ये तो चमत्कार से कम नहीं है बिटिया। पूरा कस्बा रोग से ग्रसित है। हमें और खाना दे दो घर ले जाने के लिए बिटिया। हम पैसे कल दे देंगे। जी मौसी, आपके पास जब हो तब दे जाइएगा। आप बस घर की सेहत पर ध्यान दीजिए और पैसे आप कभी भी देकर जाइएगा। 1 महीना बीत चुका था। अमृता और कस्बे के कुछ लोग ढाबे के बाहर खाना खाने के लिए लाइन में खड़े थे। तभी प्रधान हाथ में एक कागज लेकर वहाँ पहुँचा। क्या बात है रीना और टीना, बहुत कमाई हो रही है। अब इससे भी आपको दिक्कत है क्या? रीना, शांत हो जाओ। अरे बिटिया, रीना को क्यों रोकती हो? सही तो कह रही है। सुना है सबकी सेहत ठीक होने लगी है, तभी पलटकर इतने जवाब निकल रहे हैं। प्रधान, तुम दवाइयों के बदले हमसे अपने खेतों में काम भी तो करवाते थे। हाँ मौसी, इनके हिसाब से तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने पूरा कस्बा ही खरीद के रखा हो और कस्बे के सब लोग इनके गुलाम हो। आप सब थोड़ा शांत हो जाइए। हमें रोग ठीक होने के कारण खुश होना चाहिए। आप लोग इस तरह से सोचिए और आपस में झगड़ा करना बंद कर दीजिए। अभी के आगे तुम सब के मुंह पर ताला लगाता हूँ। ये कागज देखो। प्रधान टीना और रीना को एक कागज दिखाता है। क्या बात है बिटिया? ये दोनों क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। इनके अब्बू ने गुजरने से पहले मुझसे उधार लिया था और उधार ना चुकाने की वजह से ये जमीन अब मेरी होती है। मैंने इनकी गरीबी देखकर कुछ कहा नहीं, पर अब ये जमीन मुझे वापस चाहिए। ये असली है, तुम्हारे अब्बू के दस्तखत हैं इस पर। अक्षर, हस्ताक्षर। मालती इसलिए चौंक गई है क्योंकि तुम्हारे अब्बू पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वो अंगूठा छाप थे।
छे, तुम दोनों बुढ़िया मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। प्रधान, बहुत बोल लिया आपने, अब यहाँ से चले जाइए। संयम रखने की भी एक सीमा होती है। टीना जो कभी गुस्सा नहीं करती थी, उसे गुस्से में देखकर टीना की आंखें खुली की खुली रह गई और बाकी लोगों की भी। देख लूंगा तुम सबको। ये कहकर प्रधान वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीत चुके थे और रात की चांदनी धरती को प्रकाशित कर रही थी। तभी प्रधान ढाबे के पास मुंह ढके हुए आया था और वही रसायन का डब्बा लेकर उस ढाबे में घुस गया। अब इन अनाजों पर भी मैं ये रसायन छिड़क दूंगा ताकि जो यहाँ खाए उसे बीमारी लग जाए। फिर देखता हूँ कि कितनी आवाज निकलती है इन कस्बे वालों की। प्रधान ढाबे के अनाज पे रसायन छिड़क रहा होता है। तभी वहाँ पर खटपट की आवाज सुनकर रीना आ जाती है। कौन है तुम? चोर चोर चोर! प्रधान वहाँ से भाग जाता है। टीना की आवाज सुनकर रीना वहाँ आ जाती है। क्या हुआ रीना, क्या हुआ? कोई चोर यहाँ खड़ा था, वो मुझे देखते ही भाग गया। कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना रीना? पर ये गंध कैसी है? दोनों अनाजों को देखते हैं तो उसमें रसायनों की गंध आ रही होती है। दोनों ने अगली सुबह मालती और अमृता को ये दिखाते हुए बोला, ये अनाज देखिए मौसी, ये अनाज देखिए मौसी, इस पर रसायन छिड़का गया है और कस्बे की रोग की वजह भी यही रसायन है। पर ये तुम्हें कैसे पता? बात ऐसी है मौसी जी की टीना ने बाबा के वरदान के बारे में उन्हें सारा मसला कह सुनाया और उसने बताया कि अब वो सारे रोगों को समझ सकती है और उनका निवारण कर सकती है। अच्छा, तो ये बात है, पर ये किया किसने है? ये जानने के लिए आप सबको मेरी योजना को मानना होगा। कुछ वक्त के बाद वहाँ प्रधान आता है। ढाबे में बैठे सभी लोगों का पेट दर्द कर रहा होता है और प्रधान ये देखकर कहता है, देखा इन बहनों का साथ देने का नतीजा। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लोग कोई रोग का निवारण नहीं है। इस रोग की दवाइयाँ बस मेरे पास है। प्रधान, कुछ दवाइयाँ दे दो, बहुत दर्द हो रहा है। लो दवाइयाँ। लगता है बहुत तैयारी में आए हो प्रधान जी। आपको कैसे पता कि दवाइयों की जरूरत लगेगी? वो मैं तो बस यूं ही साथ लेकर घूमता हूँ, ना जाने कब काम आ जाए तो काम आ गई। तो वो जो चिंटू लेकर आ रहा है वो क्या है? चिंटू नाम का बच्चा वही रसायन का डब्बा लेकर आ रहा था जो कल प्रधान छिड़क रहा था। कुछ ध्यान आया? पर मुझे लगा कि तुमने मुझे देखा नहीं। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है, यानी कल जो चोर घर में घुस आया था वो आप थे। रीना ने रात में जो डब्बा देखा था, मैंने बस उसी तरह दिखने वाला एक डब्बे का बंदोबस्त कर दिया और आप खुद ही फंस गए। इतने सालों से आपने हमें यूं ही रोगग्रस्त किया और दवाइयाँ देकर महान बनते रहे। निकल जाओ इस गांव से। प्रधान वहाँ से भाग निकला। इस घटना के बाद कस्बे में कभी भी किसी को किसी भी रोग की दिक्कत नहीं हुई और जादुई ढाबा चल पड़ा।